चलिए गाइज, पार्ट 2 पे आते करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर इस टॉपिक में, इस पार्ट में हम जो भी मतलब टॉपिक्स आपके जो बच रहे हैं वो सारे कवर अप करेंगे। और ये भी वीडियो लगभग आपकी 30 मिनट्स की होने वाली, जिस पे आप रैपिड रिवीजन इसका कर सकें और इनसे जो है जल्दी से जल्दी आपको रिवीजन मिल सके और बोर्ड के लिए आप अपनी अच्छी सी तैयारी इसमें कर सके। एक 5 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आता है यहाँ पर इससे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। और दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये, जहाँ जहाँ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको मैं जो बोर्ड में जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको ज़रूर इसमें बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चंस इसमें फ्रेम अप किए जाते हैं, बोर्ड में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा पहला टॉपिक पार्ट 1 का, दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये कई बार नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपस में क्या रिलेशन है। बहुत इजी सा एक्सप्रेशन होता है इसका। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लिया हमने, और इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर में मान लिया इसको हमने एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया हुआ है और एक की से कनेक्टेड है ये। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये की को हम ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फ्लो करने लग जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे तो इनकी अपनी पर्टिकुलर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जो कि हम अपने पार्ट 1 में बात कर चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, कि एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। जो एक एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होती है, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसमें कुछ कंसिडरेशंस ले लेंगे, जिसे हम ले लेंगे कि मान लेते हैं इफ Q इज द चार्ज, और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, Q क्या है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हम ले ले रहे हैं, E के फॉर्म में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज है जो कि मूव कर रहा है, और मान लेते हैं इफ N इज द नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी मतलब जैसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। E is the charge on electron, E is the charge on electron, A is area of cross section, area of cross section, cross sectional area है, इसका एरिया हम A ले ले रहे हैं, and L is the length of conductor, L is the length of conductor, ठीक है। ये सारे कंसिडरेशन ले लिए, एल लेंथ ले ली, ए एरिया ले लिया, ठीक है ना, एन नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले ली, और ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखिए हमें करंट और ड्रिफ्ट में रिलेशन चाहिए, करंट और ड्रिफ्ट में रिलेशन चाहिए। तो करंट के लिए हमें फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q/T। और अगर हमने ये सारे कंसिडरेशंस यहाँ पे ले रखे हुए हैं तो इसका मतलब करंट जो आपका टोटल चार्ज होगा वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, NEAL, इसीलिए तो सारे फैक्टर्स लिए थे, NEAL पे डिपेंड कर रहा है, NEAL याद रखिएगा, बहुत आसान है, नील से याद रखिएगा, NEAL स्टैंड्स फॉर नील, NEAL नील, ठीक है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला फॉर टाइम इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, L, भाई L ही तो इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसी डिस्प्लेसमेंट में तो जो है इलेक्ट्रॉन आपका ट्रेवल कर रहा है, एंड वेलोसिटी इज VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, VD। L से L यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो फाइनली I के लिए रिलेशन क्या हो गया, NEAVD। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, अभी मैं बताऊंगा इसमें क्वेश्चन बनता कैसे है, पहले इसको आगे देखते हैं। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, नेक्स्ट टॉपिक है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ओम्स लॉ को डिड्यूस कैसे किया जाता है, कैसे इसको हम डिराइव करते हैं, ये हमें यहाँ पे देखना है। सिंपल रिलेशन है भाई। देखिए
अब ओम्स लॉ की जब हम बात करें तो तीन ही फैक्टर्स होते हैं, वी, आई और आर। वी इज इक्वल्स टू आई आर, हमें ओम्स लॉ के बारे में ये चीज़ पता है, जिसमें आर जो होता है वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, यानी दो ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वी और आई। अब यहाँ पे हम इन्हीं दोनों को यूज़ करके ये एक्सप्रेशन डिराइव कर देंगे। देखिए कैसे, सिंस वी नो दैट कि I इज इक्वल्स टू, अभी हमने पढ़ा रिलेशन क्या होता है ड्रिफ्ट और करंट में, I इज इक्वल्स टू NA VD। अब यहाँ पे अगर हम VD की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें, इस VD की वैल्यू को, VD की वैल्यू हमें पता है वो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो NA VD की जगह पे क्या आ जाएगा, E टाउ बाय M, ये हो गई VD की जगह पे। अब यानी फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो गया, NE स्क्वायर AE टाउ बाय M, यानी ये इक्विवेलेंट हो गया I के। अब देखिए दिमाग क्या लगाना है, जब हम रिलेशन कर रहे होते हैं तो हमें दिमाग क्या लगाना होता है यहाँ पे कि कैसे हम चीज़ों को मैनिपुलेट करें। भाई देखिए आई तो हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना, आर कांस्टेंट है तो वो तो पिक्चर से वैसे बाहर हो गया। अब बचा क्या, हमें केवल ले दे करके मतलब ढूंढना किसे, वी को ढूंढना है। तो हम वी कैसे ला सकते हैं, तो एन से आ नहीं सकता, ई से आ नहीं सकता, ए से आ नहीं सकता। अब वो आ किससे सकता है, ई से, क्योंकि ई के लिए जैसे जो हमारा रिलेशन है वो हमें पता है, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर से, तो डी वी बाई डी आर क्या हो जाएगा, वी बाई एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम इसको सब्सटीट्यूट अगर करते हैं तो ये बन जाएगा एन ई स्क्वायर ए, ई की जगह पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं क्या, वी बाई एल और टाउ अपॉन एम एज इट इज रहा, टाउ अपॉन एम एज इट इज रहा। अब इसके बाद ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गया, एन ई स्क्वायर ए वी टाउ बाय एम एल, ठीक है। अब देखिए v निकल आया, v को आप इधर ले आइए तो ये क्या बन जाएगा, i बाई वी इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम एल, ठीक है। दोनों साइड पे अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो ये क्या बन जाएगा, v बाय आई इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब आप देखिए v बाई आई ये सारा कांस्टेंट आपके हैं। अगर आप देखो तो m भी कांस्टेंट, l भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, टाउ भी कांस्टेंट। तो ये सारे कांस्टेंट्स को एक साथ हम कलेक्टिवली क्या बोल देंगे, कांस्टेंट r। तो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, v इज इक्वल्स टू आई आर। ये हमारा ओम्स लॉ का डिडक्शन है। अब इसी से आप जैसे ये आपका R निकल आया, V इज इक्वल टू है। अगर आपसे क्वेश्चन कभी कदार ये भी पूछ लेते हैं रेजिस्टिविटी के टर्म में, रेजिस्टिविटी के टर्म में बताइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजिस्टिविटी के टर्म में भी क्या है, सिंस वी नो दैट, देखिए R इज इक्वल टू रो एल बाई होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यानी रो के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल, R इंटू ए बाई एल। R आपने निकाल ही रखा है, ये पूरा आपका R है, यहाँ सब्सटीट्यूट अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, इंटू ए बाई एल। ये देखिए एल से एल कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो फाइनली रो कितना आ गया, ऊपर क्या बचा, एम बचा अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये हमारा रेजिस्टिविटी के टर्म में आ गया। कभी कदार ये भी ऐसे एक्सप्रेशन पूछ लेते हैं रेजिस्टिविटी के टर्म में इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वीडियो के एंड में मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके बोर्ड्स में जिस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मोबाइल का मतलब क्या होता है, विच इज एबल टू मूव, सीधी सी बात। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, क्योंकि जब वो मूव करता है तो ड्रिफ्टिंग आती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर ये पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड किस, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोबिलिटी एंड द सिंबल फॉर मोबिलिटी इज गिवन एज म्यू। म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट होती है और इसीलिए बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर इसमें लगा लेते हैं, सिंपल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये अलग अलग सिचुएशन है, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, तो म्यू ई के टर्म में लिख देते हैं। अब वीडी की वैल्यू आप चाहो यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो। वीडी की वैल्यू क्या होती है, ई टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम इंटू ई, ठीक है ना। वेक्टर्स लगा लेते हैं, माइनस मान लो लगा दिया, या चलिए स्केलर में ही हम अगर ले लें
ठीक है ना, सपोज स्केलर में ले रहे हैं, ठीक है, ई टाउ बाई एम, ई से ई कैंसिल हो गया तो ई टाउ बाई एम। लेकिन ये एक्सप्रेशन किसके लिए आ रहा है, जब मोबिलिटी हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई दूसरे चार्ज के लिए निकालते हैं तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरली 1 मार्क्स का कभी कदार इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो बहुत सिंपल सा है, अगर वैसे पूछा तो ये नहीं जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ओमिक नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, उनको ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या हो गए, जो ओम्स लॉ को ओबे ना करे, यानी ओम्स लॉ को ओबे अगर नहीं कर रहा है तो वो नॉन ओमिक है, अगर ओबे कर जा रहा है तो वो आपका ओमिक हो जाता है, ठीक है। जैसे नॉन ओमिक जनरली पूछा जाता है, ओमिक तो हमारे कोई भी भाई जैसे कंडक्टर्स हैं, कोई भी जैसे आपका कॉपर हो गया, कॉपर वायर हो गया, ठीक है ना, मैग्नेट हो गया, अगर V और I का रेशियो सेम आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है तो वो ओमिक में आ जाता है। नॉन ओमिक में द बेस्ट एग्जाम्पल इज पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है ना, उसका ग्राफ कुछ स्लोपी फॉर्म में आता है, वो हम अपने जब उस वीडियो पे आएंगे तब मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा ये अबाउट ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल? पहले तो इसको सिंबल की बात कर लें। द सिंबल इज गिवन एज स्मॉल आर, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? कहा जाता है, जैसे आपने इलेक्ट्रोलिसिस जानते होंगे आप, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं आपके, ठीक है ना, कैथोड और एनोड, उनको एक सोल्यूशन में जो है डाला जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और उनसे जो करंट डेवलप होती है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में क्या हो जाता है कि आपका जैसे जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं आपके, ठीक है ना, आपके एनोड और कैथोड, इनके बीच में एक करंट डेवलप होती है, ठीक। उस करंट को अपोज करने के लिए जो एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इसीलिए इसकी डेफिनेशन बनती है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ये रेजिस्टेंस ऑफर कौन कराता है? इलेक्ट्रोलाइट। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। कौन है ऑफर कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल, ठीक है ना, बिटवीन, कहां पे करता है? बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, और उन्हीं को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोल देते हैं। अब बात करते हैं इनके रिलेशन की। रिलेशन आ जाता है ईएमएफ और पोटेंशियल के बीच की। तो रिलेशन पे आगे आते हैं। बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है, रिलेशन हम बात करेंगे जो है निकालेंगे करंट, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल ले रहा हूं, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, करंट, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। देखिए, इसमें एक हम सर्किट ले लेते हैं, नॉर्मल सर्किट ले लेते हैं, जिसमें हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्ट कर रखा हुआ है और उसको एक बैटरी सोर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया हुआ है। और इनके बीच में ये देखिए दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर आ रहा है और दिस इज कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इससे करंट डेवलप होगी, आई करंट फ्लो कर रही है पूरे सर्किट में। इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया और इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप वर्क डन देखिए, जैसे जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हमें 2 पोटेंशियल्स मिलेंगे। कैसे 2 पोटेंशियल मिलेंगे? एक, जब ये करंट इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पास कर रही है तो एक पोटेंशियल जो है हमें मिलेगा, और दूसरा एक वर्क डन हमारा आप देखें अगर तो B2A भी तो हो रहा है भाई। एक वर्क डन हमारा A से चल करके अलॉन्ग B हो रहा है और दूसरा वर्क डन जो हो रहा है वो B2A हो रहा है। तो यहाँ पे हमें 2 पोटेंशियल्स मिलेंगे। तो दोनों पोटेंशियल्स हम अलग अलग निकालेंगे, यानी अगर हम नेट, यही हमारा नेट ईएमएफ हो जाएगा। तो नेट ईएमएफ की अगर हम बात करें, नेट ईएमएफ जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा?
वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू ए, ठीक है। नेट ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। तो अब इनके वर्क डन की बात करें तो वर्क डन जो होता है भाई उसी को तो हम पोटेंशियल बोलते हैं, बोलिए, ठीक है ना। तो इसको हम V मान लेते हैं और इसको हम V डैश ले लेते हैं। दोनों की अलग अलग वैल्यूज हम यहाँ निकाल लेते हैं, V और V डैश की। V जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहा है और V डैश जो है वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहा है। तो ओम्स लॉ को अप्लाई करके सिंस V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR, और दूसरे के लिए V डैश के लिए क्या हो जाएगा I स्मॉल r, ठीक है। इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, V की जगह पे क्या आ जाएगा IR और V डैश की जगह पे क्या हो जाएगा I स्मॉल r। दोनों को हम सॉल्व करते हुए इसमें हमें दिख रहा है I हमारा कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बच रहा है R प्लस R, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू E। तो यहाँ से I की वैल्यू हमें सीधे सीधे क्या मिल गई E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ में हम बात करेंगे कि किरचॉफ्स लॉ एक्चुअली है क्या। किरचॉफ्स के लिए कहा यह जाता है जहां से ओम्स लॉ आपका खत्म होता है वहां से किरचॉफ्स लॉ शुरू होता है। यानी ओम्स लॉ एक सिंपल सर्किट के लिए अप्लाई किया जाता है और किरचॉफ्स लॉ जो है आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए यूज किया जाता है। तो बात करते हैं जैसे किरचॉफ्स लॉ की, किरचॉफ फर्स्ट रूल की। फर्स्ट रूल जिसको हम जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं, जंक्शन रूल, और इसको शॉर्ट में KCL का नाम भी दिया जाता है, KCL। KCL स्टैंड्स फॉर किरचॉफ करंट लॉ। ये एक्चुअली रूल कहता क्या है, किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल क्या है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। मतलब कहने का कि जंक्शन रूल, जंक्शन क्या है, जंक्शन आपने कोई नया टर्म नहीं है आपके लिए, आपने देखा होगा छोटे छोटे जहाँ पे स्टेशंस होते हैं उनको हम जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन मतलब क्या है, अब वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है कि कुछ ट्रेन आ रही होती, कुछ ट्रेन वहाँ से जा रही होती, तो इसीलिए उसको जंक्शन बोला जाता है। इसी को किरचॉफ ने डिफाइन किया हुआ था कि जो टोटल अलजेब्रिक सम है, यहाँ मैंने ये समेशन बनाया, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। द टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें एक मार्क्स का कभी कभी हो सकता है MCQ भी पूछ लिया जाए कि ये कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूं, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे ही डिपेंड करता है, ठीक, क्योंकि टोटल सम ऑफ करंट जो है आपका जीरो हो रहा है, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है। तो मतलब कहने का क्या हुआ, अब इसमें साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन थोड़ा सा देखिएगा भाई। लॉ तो हमने पढ़ लिया, अब साइन कन्वेंशन क्या है, देखिए जैसे मान लिया हमने कई सारी करंट्स आकर के यहाँ पे मान लीजिए मीट कर रही हैं, ठीक है ना, 4 करंट्स हमने ले ली सपोज के लिए, या इधर ले लेते हैं 5, ये 6 करंट्स ले ली। इनकी डायरेक्शंस में मार्क कर दे रहा हूँ। इस करंट को मैंने I1 मार्क कर दिया, ये I2, ये I3, I4, I5 और I6, ये 6 करंट्स हो गए, जिसमें कि I1, I2 और I3 सपोज जो है टूवर्ड्स द जंक्शन जा रही है, जंक्शन की तरफ जा रही है, और I6, I5 और I4 अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रही है। तो अकॉर्डिंगली भाई अगर हम इस रूल को अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू जीरो, यानी इन सब का टोटल जो सम होगा वो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि कुछ करंट्स जो है वो टुवर्ड्स द नोड या जंक्शन कह लीजिए आपकी आ रही हैं, और कुछ करंट I6, I5 और I4 ये अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रही। तो इसमें जो भी करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आती है उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी करंट टुवर्ड्स द जंक्शन, टुवर्ड्स जंक्शन is positive and current going away from the junction, away from junction is negative, ठीक है। तो जो करंट आपकी टुवर्ड्स द जंक्शन आती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो अवे फ्रॉम द जंक्शन जाती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे अब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं किरचॉफ का सेकेंड रूल, दैट इज जिसको हम बोलेंगे वोल्टेज रूल, या हम बोल देते हैं KVL, उसका दूसरा नाम हो जाता है KVL। KVL स्टैंड्स फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है।
चलिए किरचॉफ सेकंड रूल पे आते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, दैट इज किरचॉफ सेकंड रूल, जिसको हम KVL के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, वोल्टेज लॉ, ठीक, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब ये रूल क्या है, ये क्या कहता है, इसका कहना ये है द टोटल सम ऑफ पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, यानी टोटल सम ऑफ पोटेंशियल जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो होता है। अब इसमें देखिए, इस लॉ को समझने के लिए आप जितने भी डिफरेंट टीचर से पढ़ेंगे उसमें अलग अलग तरीकों से लोग इसको बताते हैं, इसके साइन कन्वेंशंस अलग लेते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं। यहाँ कई किताब बुक्स से अगर आप किताबों से पढ़ते हैं तो सबके अलग अलग तरीकों से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका जो मुझे जो ईजी लगता है वो मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, ठीक है, साइन कन्वेंशंस के लिए। तो समेशन ऑफ, पहले तो ये समझना है, समेशन ऑफ जो EMF या समेशन ऑफ जो वोल्टेज होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर इसका रूल अगर आपसे स्टेटमेंट मान लीजिए पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ, देखिए यहीं से बनाना है, कुछ लर्न नहीं करना है, द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, ये किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्यों बेस्ड होता है, बिकॉज हमारा मानना ये होता है कि एक बैटरी के थ्रू जितनी भी एनर्जी निकलती है वो सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो आपकी कंज्यूम हो जाती है। कौन कंज्यूम कर लेता है, रेजिस्टेंस, इसमें जो लगे हुए रेजिस्टेंस होते हैं वो इनको कंज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम फर्दर अगर हम ब्रेक करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ V या डेल्टा V, ठीक है ना, चेंज इन वोल्टेज, डेल्टा V इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू आर। ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं ना, V इज इक्वल्स टू IR से। तो जो भी चेंज इन वोल्टेज होगा आपका दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस, या सम ऑफ EMF डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ IR, जो भी करंट और रेजिस्टेंस के सम बराबर होगा। अब इसको, इसके साइन कन्वेंशंस और इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू यहां पे इसको समझेंगे। चलिए, तो ये डायग्राम मैंने बना लिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी पहले से बना लिया था जिससे टाइम की बचत हो सके, टाइम इज मनी, और टाइम वैसे ही हमारे पास थोड़ा कम है रैपिड रिवीजन की वजह से। तो किरचॉफ सेकंड रूल जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे इनके साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। आपके सामने ये डायग्राम जैसे मान लीजिए आ जाता है, ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ABCD एक हमारा कंप्लीट एक जो है सर्किट है, और यहाँ पे R1 R2 R3 R4 चार रेजिस्टेंसेस के चारों आर्म्स पे लगे हुए हैं, और मान लिया करंट इसमें सब में I फ्लो कर रहा है, और दो बैटरीज लगी हुई हैं E1 और E2 पोटेंशियल की, EMF की E1 और E2 EMF की दो बैटरीज लगी हुई हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बहुत इजी मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें लूप सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी सेलेक्ट लूप। तो यहाँ पे हम लूप सेलेक्ट कर रहे हैं। लूप हमारा क्या है, लूप का मतलब क्या होता है कि जहां से आप चलें वहीं वापस घूम के आ जाए, दिस इज कॉल्ड एज लूप, ठीक है। तो यानी A से B गए, B से C, C से D और D से वापस A चले गए, यानी हमारा लूप क्या है, A से B, B से C, C से D और D से वापस A आ गए, यानी दिस इज आवर लूप, ये हमारा लूप हो गया। अब इसके बाद इनमें आती है बात साइन कन्वेंशंस की। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशंस के तौर पे हम क्या ले लेंगे, जितने भी, यानी यहां मैं लिख दे रहा हूं, इफ द लूप इज अलोंग आर, यानी डायरेक्शन ऑफ लूप, यहां मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्शन, स्पेशली डायरेक्शन ऑफ लूप इज अलोंग आर, देन आई आर इज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। मतलब कहने का क्या हुआ, जैसे जो आप लूप ले रहे हो, आपने लूप क्या लिया, ABCDA, तो यानी A से B जब आप मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले आप I और R के लिए कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं। तो अगर इसकी डायरेक्शन लूप के अकॉर्डिंगली जा रही, किसकी, करंट की तो डायरेक्शन होगी, रेजिस्टेंस की थोड़ी डायरेक्शन होगी। करंट की डायरेक्शन, अगर जो करंट का एरो है वो अलोंग लूप जा रहा है तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं A से B जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारा ये इसकी डायरेक्शन जो है, ये रेजिस्टेंस R1 की अगर आप देखें तो डायरेक्शन लूप
लूप के अकॉर्डिंगली चल रही, क्योंकि हम भी जा रहे हैं ए टू बी और करंट की भी डायरेक्शन ए टू बी जा रही है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं बी टू सी और करंट भी बी टू सी की ओर जा रहा है, देखिए एरो, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। हम जा रहे हैं सी टू डी, तो करंट भी जो है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। हम जा रहे हैं डी टू ए, तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अगर मान लीजिए करंट, जैसे मान लीजिए हम ए टू बी जा रहे होते और करंट हमारे ऑपोजिट जा रहा होगा, तो उस केस में ये आई आर जो हम लेते हैं वो नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो साइन कन्वेंशन रहा आई आर के लिए। अब बात करते हैं ई एम एफ के लिए, फॉर द डायरेक्शन ऑफ, सेकेंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं। ये हमने पहले तो लूप सेलेक्ट किया, लूप सेलेक्ट करने के बाद हमने डायरेक्शन की बात कर ली, और थर्ड स्टेप अब कन्वेंशन, फॉर कन्वेंशन हम लेने जा रहे हैं किसके लिए, फॉर ईएमएफ, ईएमएफ के लिए। भाई ईएमएफ के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है, इसमें जब आप लूप के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ लूप, टू द डायरेक्शन ऑफ लूप, लूप की डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी comes first, then EMF is positive, otherwise negative, मतलब कहने का क्या हुआ, इसके स्टेटमेंट का क्या मतलब हो रहा है कि अगर आप लूप के हिसाब से चल रहे हैं और अगर ईएमएफ आपका पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, लूप के हिसाब से जो टर्मिनल पहले आ जाए बैटरी का, भाई ईएमएफ किसका होगा, बैटरी का, तो जो टर्मिनल पहले आ जाए आप उसके हिसाब से ईएमएफ की डायरेक्शन लोगे, ईएमएफ का कन्वेंशन लोगे। जैसे मैं मूव कर रहा हूं ए टू बी, तो ए टू बी मैं चल रहा हूं, लूप चल रहा हूं, तो पहले मेरा कौन सा टर्मिनल आ रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, पहला मेरा टर्मिनल कौन सा है, भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये मेरा यहाँ पे ईएमएफ E1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ ईएमएफ है नहीं। अब इसमें मैं देखिए, इसमें चल रहा हूं C2D, C2D जब मैं मूव कर रहा हूं तो मेरा पहला टर्मिनल कौन सा पड़ रहा है, यहां देखिए आप, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पहला टर्मिनल कौन सा पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, तो यानी ये वाला ईएमएफ क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ कैसे जो है हमें यहाँ 2 ईएमएफ लगा, हो सकता है बैटरी में तो पूरे सर्किट में 3 ईएमएफ लगे हों, तो इसी तरीके से आप ईएमएफ से इसको कैलकुलेट करोगे। तो फाइनली अब इसकी इक्वेशन हम बना लेते हैं, जो इक्वेशन पूरे लूप की हमारी बन करके आएगी, दैट विल बी, पहले हम सारे एक साथ लिख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे पहला रेजिस्टेंस हमारा I और R1 है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ I R1, क्योंकि IR1 पॉजिटिव है, अलोंग द लूप जा रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा जो EMF आ रहा है, तो यानी प्लस ऑफ E1, फिर आगे बढ़ते हैं प्लस ऑफ IR2, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लस ऑफ IR3, क्योंकि वो भी अलोंग द लूप जा रहा है, और लेकिन EMF E2 जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, माइनस ऑफ E2, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पहले पड़ा, पॉजिटिव बाद में पड़ा, प्लस IR4 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो इस हिसाब से आप किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी जो है डेरिवेशन पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो व्हीट स्टोन ब्रिज पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। 4 अननोन रेजिस्टेंस, मतलब 4 रेजिस्टेंस P Q R S, ये 4 रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना, और एक आपके रोम्बस फॉर्म में होते हैं, और जिनको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और बीच में गैल्वेनोमीटर G लगा होता है। आप देख सकते हो P Q और R S, ठीक है ना, इनके 4 आर्म्स पे 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है एक्चुअली, ये किरचॉफ के सेकंड रूल पे ही बेस्ड होता है, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें इनमें से 3 रेजिस्टेंस अगर नोन है, तो चौथा कोई भी अननोन रेजिस्टेंस होगा तो हम इससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक फिनोमिना है, ठीक है। तो इसमें 3 अननोन रेजिस्टेंस से हम चौथे अननोन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर 3 हमें नोन है। तो अब यहां से शुरुआत करते हैं कैसे इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। मान लिया ये हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहां से हमारी I करंट फ्लो कर रही है, ये I करंट फ्लो करी। अब आप देखिए इस A पॉइंट पे जैसे ही करंट पहुंचेगी, इसके 2 सेगमेंट जा रहे हैं, एक ऊपर A to B जा रहा है और एक नीचे जा रहा है A to D। तो इसमें करंट जो चली गई, इसको हमने मान लिया I1 चली गई, ध्यान से देखिएगा, और इसमें जो करंट चली गई दैट इज I2। ये समझ में आ गई बात, I1 और I2 2 करंट्स हमारी चली गई।
अब आप देखिए ए टू बी जो करंट जा रही है वो कौन सी जा रही है, I1 जा रही है, लेकिन बी पे फिर दो रास्ते इसको मिल जा रहे हैं, एक जा रहा है बी से सी और एक जा रहा है टुवर्ड्स गैल्वेनोमीटर। तो जो गैल्वेनो में करंट जा रही है, ठीक है ना, उसको हमने क्या ले लिया, मान लिया IG जा रही है। गैल्वेनो पहले पढ़ा, तो गैल्वेनो में जो करंट गई उसको हमने IG मान ली, ठीक है ना। अब जो रिमेनिंग करंट होगी वही तो इसमें जाएगी, भाई IG निकल गई, ठीक है ना, तो जो रिमेनिंग करंट है वो कितनी हो गई, I1 चली थी यहाँ पे, तो ये कितनी करंट बच गई, I1 माइनस IG, ये रिमेनिंग करंट हुई, ठीक है। यानी B to C कौन सी करंट गई, I1 माइनस IG। अब दूसरी करंट की बात करते हैं I2 के लिए। A से D तक हमारी I2 आ रही है, ठीक है ना, A से D तक I2 करंट आ रही है। अब ऊपर से IG भी उतर रही है, ठीक है ना, ऊपर से ये IG भी आ रही है, तो यहां पे यानी D to C करंट जो जाएगी वो कौन सी जाएगी, I2 प्लस IG, ठीक है ना, दोनों करंट ऐड होकर के जाएंगी। तो ये तो करंट की डायरेक्शंस और करंट की वैल्यूज हमने चारों आर्म्स के लिए निकाल ली। अब हम इनको प्रूव करेंगे कि इनका अरेंजमेंट कैसा आता है। वैसे जो इनका अरेंजमेंट है वो कुछ इस हिसाब से आता है, ऊपर के जो दोनों आर्म्स के रेशियोज होते हैं वो नीचे के दोनों आर्म्स के रेशियोज के बराबर आने चाहिए, ठीक है ना, यानी ऊपर के जो रेजिस्टेंस रेशियोज हैं नीचे के रेजिस्टेंस रेशियोज आपस में बराबर होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इन विच कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज किस कंडीशन में बैलेंस्ड होता है। तो याद रखिएगा, द करंट ट्रेवलिंग इन गैल्वेनो मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यही वो बेसिक कंडीशन है जिसमें आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो आपका बैलेंस कंडीशन में हो सकता है। चलिए अब इसमें किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं। आप देखिए, चूंकि यहाँ पे एक ही ईएमएफ है तो नेट ईएमएफ समेशन ऑफ ईएमएफ केवीएल रूल में हमने क्या पढ़ा था, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यानी वो तो 0 हो गया ईएमएफ वाली वैल्यू, ठीक है ना। अब हम बाकी आगे बात करते हैं। हमारा जो लूप जा रहा है वो पहला लूप हम कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, ABDA, यानी ये हम कौन से लूप के लिए बात कर रहे हैं, लूप हमारा है ABDA। ध्यान से देखिएगा, ABDA, तो ABDA के लिए चलिए हम सबसे पहले अपने करंट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। A से B मूव कर रहे हैं तो देखिए करंट की भी डायरेक्शन वही जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा I1P, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम कहाँ मूव कर रहे हैं, B से D आ रहे हैं, तो करंट उसमें कौन सी आ रही है, IG, और गैल्वेनो का अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा तो वो G ले लिया, और डायरेक्शन भी सही जा रही है तो IG इंटू G हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें कहां जाना है, हमारा लूप कहां जा रहा है, D से A। देखिए अब D से A हम मूव कर रहे हैं, लूप हमारा मूव कर रहा है D to A, लेकिन करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट आ रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस I2 इंटू R। अब यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं, अभी हमने बात करी कि IG की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया IG 0 होने की वजह से। तो इस इक्वेशन को हम फाइनली अगर इसको इधर ले आए तो प्लस बन जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I1P इज इक्वल्स टू I2R, लेट इट बी एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हो गया। अब हम अपना दूसरे लूप पे आते हैं। दूसरा लूप हमारा कौन सा है, BCDA, BCDA ये वाला लूप ले रहे हैं, यानी दूसरा लूप हमारा है BCDA। इस लूप पे आते हैं, कंडीशन वही होगी, क्योंकि एक ही ईएमएफ बैटरी लगी हुई है हमारी, ठीक है, एक ही सिंगल ईएमएफ है तो इसका समेशन 0 हो जाएगा। और अब हम मूव कर रहे हैं, पहले हमें B से C मूव करना है, देखिए ना BCDA, तो B से C मूव करना है, तो करंट की डायरेक्शन भी सही आ रही है, I1 माइनस IG इंटू Q हो जाएगा, I1 माइनस IG इंटू Q हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें कहां से कहां जाना है, C to D जाना है। अब देखिए C to D लूप जा रहा है C to D, लेकिन डायरेक्शन करंट की ऑपोजिट जा रही है तो इसलिए माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस I2 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस क्या है S, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमें कहां मूव करना है, D to B, ये भी ऑपोजिट जा रहा है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, IG इंटू G। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, भाई IG 0 होने की वजह से ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0 और ये पूरा ही फैक्टर 0 हो गया IG 0 होने की वजह से। तो यानी फाइनली एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बच रहा है, I1 इंटू Q और ये माइनस I2 इंटू S और इधर 0, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, I1Q बराबर I2S। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो हमें क्या मिल रहा है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो मिल रहा है, देखिए I1P अपॉन I1Q इज इक्वल्स टू I2R अपॉन I2S। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका I1 से I1 कैंसिल हो रहा है, I2 से I2 कैंसिल हो रहा है, यानी फाइनली जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S। This is the final expression for Wheatstone bridge.
चलिए गाइस जो है लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं भाई। पावर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, वर्क डन अपॉन टाइम, P इज इक्वल टू W/T, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब इसमें वर्क डन क्या होता है कि भाई सोर्स को लाने में जितना काम हो रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, दैट इज नोन एज पर यूनिट टाइम के हिसाब से, दैट इज नोन एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, VI/T, ठीक है ना। ये क्लास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा हुआ है कि जो आपका पावर, आपका वर्क डन होता है वो डिपेंड किस पे करता है, V/I/T पे, ठीक है। या ऐसे सीधे सीधे अब इसको हम अगर रिलेट करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो T से T कैंसिल हो रहा है, यानी पहला पावर का फॉर्मूला आ रहा है दैट इज P इज इक्वल्स टू V/I। अब यहाँ पे V की जगह ओम्स लॉ से अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है ना, V सिंस वी नो दैट V इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है IR, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा I²R, ये बन गया फॉर्मूला नंबर 2, ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। अब I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू V की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर रखी थी, तो यहीं से सिंस I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R, तो इंटू V/R, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो गया V²/R, ये बन गया हमारा फॉर्मूला नंबर 3। तो ये सारे हमारे पावर के टर्म में आ गए। अब इसी में आपको मान लीजिए हीट एनर्जी निकालनी होगी। हीट एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, जो अगर आपसे मान लीजिए जो है हीट एनर्जी के टर्म में पूछे या जो है वर्क डन के टर्म में पूछे, वर्क डन के टर्म में अगर पूछते हैं तो वर्क डन के टर्म में क्या हो जाएगा, P/T हो जाता है फॉर्मूला। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म में, एनर्जी के टर्म में क्या हो जाएगा, जो आपकी पावर निकली है उसमें इंटू T कर देंगे, इसी फॉर्मूले से तो आ रहा है, ठीक है ना, वर्क डन इक्वल्स टू P/T, ठीक। तो ये एक्चुअली जो फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू VI, अब यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दिए तो घूम करके यहीं पे बेसिक फॉर्मूले में P जो है आ जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ये ख़त्म होती है, ठीक। अब इसके अलावा आपको अगर कोई भी आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हो, कुछ भी अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी आगे की और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।